नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से जीके संसार पे। हम सब लुसेंट सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं और जो हमारा अभी सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के अंतर्गत हम सब प्राचीन भारत को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश से। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु, जो कि 575 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी थी कांची, जो कि अभी कांचीपुरम के तौर पर जाना जाता है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और अगर श्री विष्णु की बात करें तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। अगर पल्लव वंश के प्रमुख शासक की बात हम करते हैं तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो कि 668 से 670 ईस्वी तक शासन किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो कि 670 से 680 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया। और नंदी वर्मन द्वितीय 731 से लेकर 795 ईस्वी तक शासन किया। अगर हम बात करते हैं अंतिम शासक का पल्लव वंश का, तो कौन था? अपराजित था, जो कि 897 तक शासन किया। और कब? 879 से 897 तक, ठीक है, यानी कि 20 वर्षों तक ये शासन किया। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, ठीक है, आपसे इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, तो है महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और रथ मंदिर में जो सबसे छोटा था वो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पीकोण, ठीक है, वात्पीकोण की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वात्पीकोण की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। अरबों के आक्रमण के समय, जब अरब के द्वारा आक्रमण किया गया, उस समय पल्लव का जो शासक था वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और उसने राजा सिंह, यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की। अरब के द्वारा जब आक्रमण किया गया उस समय पल्लव का जो शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, वो शासन पे था। और उसने जो उपाधि धारण की वो था राजा सिंह, यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शस्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक। ये सभी जो उपाधि है ये किसके द्वारा धारण किया गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 704 से लेकर 728 तक, ठीक है। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजसिद्धेश्वर, ठीक है। और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी हैं। और एक किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर है और बैंकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है, इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत जो थे तिरुमगंडई अलवार, ये किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब देखिए, अब बात करते हैं राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। राष्ट्रकूट की अगर हम चर्चा करते हैं तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ दंती दुर्ग, और ये कब? 752 ईस्वी में, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मनकीर या मान्यखेत, ठीक है। मनकीर भी कहीं आपको देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं मान्यखेत में मिल जाएगा। वर्तमान में मालखेड़ कहा जाता है इसे, सोलापुर के निकट है, महाराष्ट्र में, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सभी जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुए थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा करवाया गया था, लेकिन किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था, ठीक है। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। देखिए, दंती दुर्ग ने तो स्थापना इसका किया, ठीक है, लेकिन संस्थापक के तौर पे हम दंती दुर्ग को जानते हैं, लेकिन पहला जो शासक हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ ध्रुव, ठीक है, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था।
और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट टूक को पराजित किया। ठीक है, गोविंद हम लोगों ने देखा ना, गोविंद तृतीय, तो गोविंद तृतीय ने क्या किया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और उसके साथ प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और उसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघवर्ष ने किया। और किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सतायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से 3 चीज़ों को याद रखिएगा। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। गणित सार के संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सतायन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये सभी अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अमोघवर्ष जो था वो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासनकाल के दौरान अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसने कहा था, तो सर्वश्रेष्ठ शासक जो कहा था वो कहा था अरब निवासी अलमसूदी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो हुआ वो कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। शांति पुराण की रचना किसने की है? पोन। और ये किसके दरबार में थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 793 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी में चालुक्य वंश की नींव डाल दी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये गुहा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध के लिए है, यानी बौद्धों से संबंधित है। 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए है और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में कितने टोटल हैं? 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध का है, 13 से 29 तक हिंदू का है और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म में भी उपासक रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म में भी उपासक के तौर पे रहा है। ठीक है, जैन धर्म का भी उपासक रहा है। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूटों ने मुस्लिम को भी बसने के लिए और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति जो है दी थी। अब बात करते हैं चालुक्य वंश की, जिसे हम कल्याणी के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, देखिए 2 है, एक चालुक्य वंश कल्याणी और एक चालुक्य वंश वातापी। तो हम पहले बात कर रहे हैं कल्याणी की। चालुक्य वंश की हम बात जब कर रहे हैं तो पहले कल्याणी की बात करेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है तैलप द्वितीय ने किया था और इसका राजधानी कहाँ था? मानेकशेट। चालुक्य वंश, ये ध्यान दीजिए, कल्याणी ठीक है कि प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 मतलब 6वीं और सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ये सभी जो है प्रमुख शासक हुए चालुक्य वंश कल्याणी के। सोमेश्वर प्रथम ने मानेकशेट से राजधानी हटाकर कहाँ किया? कल्याणी किया, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6वां हुआ। ठीक है, विक्रमादित्य 6 जो था वह चालुक्य वंश यानी कल्याणी का सबसे प्रतापी शासक के तौर पे उभरा था। ठीक है, विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है और ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या करता है। इस ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने किया था। ठीक है, मिताक्षरा का रचना किसने किया था? विज्ञानेश्वर ने किया था।
विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने किया है? विल्हन ने किया। ठीक है, किसने किया है? विल्हन ने किया है। और इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब हम बात करें चालुक्य वंश वातापी की, तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, जयसिंह ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, वातापी अगर पूछा जाए तो किसने स्थापना इसका किया? जयसिंह ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी, जो कि बीजापुर के निकट है। और इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। ये सभी जो थे प्रतापी शासक हुए, प्रमुख शासक हुए। और अगर प्रतापी शासक की बात करें तो राजा पुलकेशिन द्वितीय जो था ये प्रतापी शासक हुआ चालुक्य वंश वातापी का। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। ठीक है, जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। और कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और एक और उपाधि धारण की थी, कौन सा? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। और संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय मारा गया जब उस युद्ध में, उसके बाद इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने क्या किया? वातापी कोड की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध जो है किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। और लेखक कौन है? रविकृति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता अगर पूछा जाए तो कृतिवर्मन को माना जाता है। और मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने? विनयादित्य ने। ठीक, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का जो मुकाबला है विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने भतीजे पुलकेशी को अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि? अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम जो राजा हुआ वो कृतिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर दिया और एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश वेंगी का, जिसको वेंगी के तौर पे जानते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस वंश के प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय हुआ। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की हम बात करें तो विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। कौन था? पंडरंग। ठीक है, अब बात करते हैं चोल राजवंश के बारे में। देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है पलों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ है और इस वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? विजयालय, जो कि 850 से लेकर 887 तक शासन किया। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजाय। ठीक है, तंजाय को हम तंजाउर या तंजाउर के तौर पर भी जानते हैं। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? विजयालय, जो कि चोल वंश का संस्थापक था और इसके द्वारा निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विजयालय ने ही निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पलों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा की अगर हम बात करते हैं तो परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग को चोल वंश के प्रमुख राजा के तौर पर गिना जाता है। तकोलम का जो युद्ध हुआ उसमें राष्ट्र नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया।
राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां का जो राजा था महिम 5 यानी महिम 5th जो राजा था वह भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण ले लिया था। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत जो बनाया उसे हम कहते हैं मुमिड चोल मंडलम। क्या कहते हैं? मुमिड चोल मंडलम। और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। ठीक है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जो जीत लिया था प्रदेश उसको चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम दिया मुमिड चोल मंडलम और इसकी राजधानी जो है कहाँ बनाया? पोलन रुआ में बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का निर्माण करवाया था जो कि शिव मंदिर है। ठीक है, जिसे हम राजराजेश्वर भी कहते हैं या वृद्धेश्वर मंदिर के तौर पर भी जानते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर भी राजराजेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि राज प्रथम ने बनवाया था इसलिए राजराजेश्वर मंदिर से कहा जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक जो महिपाल था उसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगे कोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, गंगे कोट चोल की उपाधि धारण किया था और जो इसकी नवीन राजधानी थी गंगे कोट चोलपुरम उसके निकट इसने क्या किया? चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। आपको याद रखना है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। कई दफा पूछ लिया जाता है गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो था वो था राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि और महत्वपूर्ण और प्रमुख शासक में था कलोतुंग। कलोतुंग की बात करें तो कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज जो कि विष्णु को समर्पित है की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया यानी कि फिर से स्थापित किया। अगर हम बात करते हैं चोल प्रशासन में तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुवरन कहा जाता था। अब देखिए कुछ चोल काल में भूमि के प्रकार की अगर हम बात करें तो विलनवगाई जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी उसको कहा जाता था। ब्रह्मदे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाता था। सालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि जो होती थी उसको कहा जाता था। देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था और पलिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वो 6 भागों में यानी 6 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, और प्रांत को हम मंडलम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण चोल साम्राज्य जो 6 प्रांतों में विभक्त था तो प्रांत को मंडलम कहा जाता था और जो मंडलम था वो कोटम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की जो स्थानीय सभा होती थी उसको नाटूर कहा जाता था और नगर की जो स्थानीय सभा होती थी उसको नगर तार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। कई दफा क्वेश्चन पूछा गया कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। देखिए उर स्वसाधारण लोगों की समिति थी। ठीक है, उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचे के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा की बात करें तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा हुआ करती थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। और यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। किस नाम से? वरियम नाम की समितियों के द्वारा। और सभा की बैठक जो होती थी गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी और व्यापारियों का जो सभा होता था उसको नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो भी वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसे नोट करिएगा आप कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है उसको
चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और जो ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता था भूमि, उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। चोल सेना का संगठित अंग था पदाती सेना। कौन सा? पदाती सेना। चोल काल में कासू जो होता था वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कासू। तमिल कवियों में जैनोंगोदर कवि जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। और उनकी रचना की हम बात करें तो कलिंग तुपर्णी इनका रचना था। कलिंग तुपर्णी जो रचना है वो किसका है? जैनोंगोदर का। ठीक है, अब देखिए कवन, ओटकुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कवन, ओटकुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। साहित्य के अगर हम बात करें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न की तो है पप, पोन और रन। ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के तौर पे जाने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा जो है इसको चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव पंडित जो थे वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था उसे हम कावेरी पट्टनम के तौर पे जानते थे। क्या? कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। क्या? तनियर। और उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख क्या प्रदर्शित करता है? तो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन देता है और ये परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, चोल की राजधानी की अगर हम कालक्रम देखें तो पहले उरैयूर हुआ, फिर तंजौर हुआ, फिर गंगेकोट हुआ, फिर चोलपुरम हुआ, फिर कांची हुआ। ये इसकी राजधानियों का कालक्रम है। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो समिति करती थी उसे बागान कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में सड़कों की देखभाल करने वाली समिति को बागान कहा जाता था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। ठीक है, धान देकर कुछ और सामानों को लिया जाता था, ये आदान प्रदान हुआ करता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह जो थे वो वलंजियार, नानादैसी और मणिग्रामम था। ठीक है, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाए। ठीक है, विष्णु के उपासक जो हुए उनको अलवार कहा गया और शिव के उपासक को नयनार कहा गया। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तर मेरूर अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के बारे में बताया गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, तभी वो सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें और बताया गया कि यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, और जिसने अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये था आपका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? ये मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। और अगला जो हमारा वंश है वो है यादव वंश। यादव वंश की बात करें तो देखिए देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया और इसकी राजधानी थी देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ वो सिंहन हुआ, जो कि 1210 से लेकर 1246 तक शासन किया। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो हुआ वो रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब हम बात करेंगे होयसल वंश का। देखिए होयसल वंश जो है द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। ठीक है, द्वार समुद्र के होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था।
और होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। ठीक है, बेलूर के चेना केशव मंदिर का निर्माण जो है बेलूर में चेना केशव मंदिर, इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था कब? 1117 में। और होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो कि आधुनिक हलेवीड के तौर पे जाना जाता है, हलेवीड। ठीक है, अब हम कदम वंश की बात करते हैं। तो कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था और कदम वंश की राजधानी वनवासी था। ठीक है, गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था और अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। कौन? कोंकणी वर्मा। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कुलाल था। कहाँ? कुवलाल, जो कि कोलर के तौर पर भी जाना जाता है, जो बाद में तलकाड हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो था वो था माधव प्रथम। अब बात करते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा जो कि हैदराबाद है, ठीक है, इसमें एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी थी अमकोंड। कहाँ था? अमकोंड। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो गणपति था। और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और इसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी जो है कहाँ हस्तांतरित कर लिया था? अमकोंड से वारंगल। और इस राजवंश का अंतिम शासक जो था वो प्रताप रुद्र था, जो कि 1295 से 1323 तक शासन किया था। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय से। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में। देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी और इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। हम लोग दक्षिण का देखा, अब सीमावर्ती राजवंश की बात कर रहे हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक है, और पाल वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल ऐसे भी जो थे प्रमुख शासक थे। पाल वंश का सबसे महान शासक जो हुआ वह धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि भागलपुर में। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। ठीक है, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किसने किया? तो ये किया गुजराती कवि सोरठल ने। किसने? सोरठल ने किया था। ओदंतपुरी जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में था, इसके प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया है कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों का दान किसे दिया गया था? तो ये जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को दिया था। ठीक है, किसने दिया था? देवपाल ने दिया था। गौड़ी रीत नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ है और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बात करें सेन वंश की। सेन वंश की स्थापना किसने किया भाई? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था और कहाँ पे किया था? राड में किया था। इसकी राजधानी नदिया थी, जो कि लखनौती के नाम पे जाना जाता है। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन, वल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें तो विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वलाल सेन ने किया था और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। ठीक है, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की जो रचना है सेन शासक वलाल सेन ने किया था, लेकिन अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव की विशाल मंदिर है, इसकी स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। हिंदी में उत्कीर्ण करवाने वाला पहला सेन राजवंश जो था वो था। ठीक है, पहला हिंदी में
अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला जो राजवंश था वो था सेन राजवंश। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अब बात करते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम अगर हम देखते हैं तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश जो कि हिंदू वंश था इसकी स्थापना की थी और वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वेनसांग किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी तो दुर्लभवर्धन के शासनकाल में हुआ था जो कि कारकोट वंश का संस्थापक था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की अगर बात करें तो ललितादित्य मुक्तापीड जो था वह सबसे शक्तिशाली राजा था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ और इस वंश का संस्थापक जो था वो था अवंती वर्मन। ठीक है, कारकोट वंश का संस्थापक हम लोग देखा कौन थे, दुर्लभवर्धन, और उसके बाद उत्पल वंश जो आया उसका संस्थापक था अवंती वर्मन और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ और लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज और संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान जो था वो कवि भी था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन जो था वह हर्ष का आश्रित कवि था और जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया और जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। राजतरंगिणी जो है कल्हन का, इसमें जयसिंह लोहार का विवरण मिलता है और उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। अब हम बात करें अगर कामरूप का वर्मन वंश के बारे में तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था और इसकी राजधानी थी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। आगे चलकर ये पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। अब हम बात करते हैं राजपूत वंशों की उत्पत्ति। तो इसमें सबसे पहले आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक के तौर पे उभरा। ठीक है, मालवा का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था और एक गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात करें तो था मिहिर भोज। ठीक है, संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, और अगर इसकी हम प्रतापी राजा की बात करें तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मिहिर भोज जो था वो शक्तिशाली और प्रतापी राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश का और वह विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे और इस वंश का अंतिम राजा जो था वह था यशपाल जो कि 1036 ईस्वी में था। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की जो स्थापना है तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा 11वीं सदी के मध्य किया गया था। अब गढ़वाल, जिसको हम राठौर राजवंश के तौर पर भी जानते हैं, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी थी और उस वक्त किस नाम से जाना जाता था? काशी नाम से जाना जाता था। ठीक है, काशी नाम से उस समय हम जानते। और अगर इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात करें तो वो था गोविंद चंद्र और इसका मंत्री था लक्ष्मीधर जो कि शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कृत्यकल्पतरु जो ग्रंथ है इसका किसके द्वारा ये लिखा गया? ये लिखा गया लक्ष्मीधर के द्वारा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई थी। धर्मचक्र जीन विहार, आपको पता है कि धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है? जो कि पहला ज्ञान जो उन्होंने दिया था, है ना,
पहला प्रवचन जो दिया था सारनाथ में, कौन? महात्मा बुद्ध ने, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के द्वारा जाना जाता है। और गोविंद चंद्र की एक जो रानी थी कुमार देवी, इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से किसकी पुत्री? जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता, इसका अपहरण कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला था। ठीक है, राठौर वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। अब बात करें हम चाहमान या चौहान वंश की, तो चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। कौन था? वासुदेव। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी तो जो थी वो थी अहिच्छन, और बाद में इसे अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली अगर हम बात करें शासक की, तो अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ और विशलदेव, इसका पूरा नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। इसने 1153 से 1163 तक शासन किया, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ वो अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, और इसी के द्वारा संस्कृत नाटक की रचना की गई, जो कि हरिकेली कहा जाता है। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने किया। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे और उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। देखिए, आप लोगों ने सुना है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो मस्जिद है, शुरू में विग्रहराज फोर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, पहले क्या था? एक विद्यालय था और बाद में से मस्जिद बनाया गया। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो चौहान वंश का अंतिम शासक था, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई कौन था? पृथ्वीराज का तृतीय जो पृथ्वीराज था उसका राजकवि था, और इसकी रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर का जो जैन मंदिर है उसका जो शिखर है ऊपर का सबसे, वो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। ठीक है, पहला में जीता था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरे में हार गया था। अब देखिए, हम बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। कौन था? उपेंद्र राज। और इसकी राजधानी थी धारा नगरी, जो कि प्राचीन अगर हम बात करें तो अभी उज्जैन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, परमार वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो राजा भोज था, और इसी के नाम पे कहाँ का एयरपोर्ट है? कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश का किस हवाई अड्डे को राजा भोज हवाई अड्डा कहा जाता है? राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया, और निषैधी चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक है, निषधई चरित्र के लेखक कौन है? श्रीहर्ष हैं, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख मिलता है। और एक देखिए, याद रखिएगा, नौशाहतंग है ना, नौशाहतंग, ये जो है इसके रचयिता पद्मगुप्त, और 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक जो था वो राजा भोज था। कविराज कहा जाता था राजा भोज को, और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण जो है राजा भोज अपनी राजधानी में करवाया था, और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। याद रखिएगा, राजा भोज ने ही चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने किया है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया? राजा भोज ने किया। और परमार वंश के बाद तोमर वंश का, और उसके बाद चाहमान वंश का, और अंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लुगु खां ने
मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब हम बात करें चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ और बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जेजाक भुक्ति। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था, जो कि 1831 में इसका स्थापना किया था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। और प्रारंभ में इसकी राजधानी की अगर बात करें तो कालिंजर थी, जो कि अभी महोबा के तौर पे जाना जाता है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित की थी। राजा धंग अपनी राजधानी जो है कालिंजर से खजुराहो में हस्तांतरित की थी और चंदेल वंश का प्रथम और स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा जो हुआ वह यशोवर्मन हुआ। कौन? यशोवर्मन। ठीक है, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी। ठीक है, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। देखिए, धंग ने जिनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग के द्वारा ही जिनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, धंग अपना शरीर कैसे त्याग किया था? गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, उसको जवाब दिया था। चंदेल शासक कृतिवर्मन की राजसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी और इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया है। अल्लाउद्दल, आप सब जानते हैं अल्लाउद्दल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अगर अंतिम शासक देखा जाए तो परमर्दी देव था। कौन था? परमर्दी देव, जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम जो शासक था परमी देव, इसने क्या किया? परमर्दी देव, इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसका गुलाम एक तरह से हो गया। ठीक है, और इसी पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं सोलंकी वंश या गुजरात की चालुक्य शासक की बात करें तो सोलंकी वंश का संस्थापक जो था वह मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अनिहलवाड़ थी। कहाँ पे? अनिहलवाड़ में। और मूलराज प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी या महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध मंदिर जो है किसका? जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर बनवाया है। ठीक है, याद रखिए, भीम प्रथम के सामंत बिमल ने, किसने? बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। कौन था? जयसिंह सिद्धराज। और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहा करता था। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए गजारोही मूर्तियों की स्थापना कहाँ पे है तो माउंट आबू पर्वत पे है। और किसके द्वारा किया गया था? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के द्वारा किया गया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया है। सिद्धपुर में जो रुद्र महाकाल का मंदिर है इसका निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। और सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के तौर पे किसे जाना जाता है? सोलंकी शासक कुमारपाल को। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था वो था भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था।
अब बात करते हैं कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश की अगर हम बात करें तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है किसने धारण किया? तो कलचुरी वंश का महान शासक कर्णदेव ने किया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहा करते थे। अब हम बात करते हैं सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश की अगर हम बात करें तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। अगर आपसे पूछा जाए किस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे तो सिसोदिया वंश के। और सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राणा कुंभा किस वंश के शासक थे तो सिसोदिया वंश के थे। और खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। खतौली का युद्ध जो हुआ था वो 1518 में हुआ था। इसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से लुसेंट का आपका प्राचीन भारत यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम सब अब नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो हमारा होगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो हम अब अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत और हम इस पे बारी बारी से सभी पॉइंट को कवर करेंगे जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स।